ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ BSF ਹੀਰੋ ਮੈਰਾਥਨ 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 골ਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਖਾਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੈਰਾਥਨ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 30,000 ਰੁਪਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ है। पराली जलाएंगे तो कोई केस रजिस्टर नहीं होगा और किसान जला सकता है। बगैर पराली के धान कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी दे दो तो हम तो बगैर पराली के धान पैदा कर लेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है, इसका निस्तारण करें। हमारे पास में यहाँ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, पूरे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। भाई पराली का निस्तारण कैसे होगा वो सरकार की जिम्मेदारी है, इसको उठा ले किसानों के खेत से। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि किसान फिर सिंगू बॉर्डर जाएंगे, पता चला कि सरकार वापस हो रही है अपने वादे से। सिंगू बॉर्डर जाने का कोई अभी प्लान नहीं है, ठीक है। और सरकार तो भाई बहाना ढूंढ रही थी, हट गए, अब वापसी हो ही रही। सरकार तो सारी वापसी हो रही। आंदोलन तो होगा एक देश में, बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। सरकार बेईमान होगी है, वादों से मुकर रही है। सरकार देश के इतिहासों को बदलना चाहती है। सरकार बेईमान है, जालसाज है, लोगों को डराती है, लालच देती है। सारे काम सरकारें कर रही है। आपने कल बुलेट क्रांति की बात की। बुलेट क्रांति तो देश में आपने हाँ बहुत सारे जो चीजें थी उनके साथ उसको अटैच किया कि ड्रेस कोड में आए, वो क्या वो ये है कि किसान जैसे साउथ के अंदर किसान है, हमारा कर्नाटक है, तमिलनाडु अगर किसान है तो ग्रीन परना वो अपने साथ में रखता है। अगर वो बाजार भी कर रहा है तो लेकर चलता है साथ में। यहाँ पे पहचान नहीं होती। अगर हम किसी अधिकारी से बातचीत करें, सरकारों से बातचीत करें, अपनी मीटिंग करें तो ग्रीन परना रहना चाहिए। ये देश चलेगा आंदोलन के राह पे। देश का नौजवान भी आएगा, दुकानदार भी आएगा, सब आएंगे इसमें। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। और यहाँ का पवित्र जल, इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी स्पिरिचुअल शक्ति यहाँ पर है। और हमारे सभी परम पूजनीय गुरुदेव जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं उन सबका आशीर्वाद यहाँ सम्मिलित रूप से मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हर मनुष्य का कल्याण हो, उसमें ये कामना की गई है। और जब जब संकट आता है, दूसरा पक्ष ये भी है, तो संकट का मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये गुरुवाणी में लगातार पहले गुरुजी से लेकर और जब फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही परम गुरु माना गया, तब तक के गुरुजन जितने भी थे उनकी वाणी से साफ साफ जाहिर होता है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जब
कभी मानव मात्र पर संकट आता है तो रक्षा के लिए समर्पण भी किया गया है। धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, तब भी हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर भी अपने ऊपर सारी बातें लेके मानव कल्याण किया है। इसलिए इस पवित्र स्थल के दर्शन करने से ही ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और धार्मिक पर्यटक, कोई भी जाति धर्म वर्ग का हो, धार्मिक पर्यटक यहाँ बहुत आता है और अगाध श्रद्धा से आता है। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਲਵੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ गई। देखो इसकी ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल के इस चुनावी दंगल में हम पहुंच चुके हैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में। आज हम हिमाचल की बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे उनके मुद्दे क्या है, इस बार वो क्या सोचकर अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मुद्दे इस बार अहम रहने वाले हैं? मुद्दे तो इस बार हमारी जो सरकार पीछे रही ना, उसने अच्छे काम किए हैं। जयराम सरकार ने इसमें मतलब अच्छे व्यवस्था की इसने, और सारा हिमाचल प्रदेश में 4 जगह अच्छा विकास किया ये। और मुद्दा कोई नहीं, ये भाजपा सरकार आएगी और रिपीट करेगी। हाँ जी। तो क्या कोई स्थानीय मुद्दा भी अहम रहेगा या फिर जो प्रदेश की सरकार के काम है उन्हीं को देखकर लोग अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? इस बार तो ऐसा है कि ये हिमाचल में जो है बदलाव की भावना है लोगों की, क्योंकि ये जो महंगाई हुई इस बार, इस महंगाई ने गरीब के बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। इससे जो है लोग बहुत नाराज है और लोग बदलाव चाहते हैं। अगर कांग्रेस आएगी तो ये जो है गरीबों की पार्टी है और गरीब के हक के लिए है और सबको देखती है और सब के लिए जो अच्छा काम करती है। हम चाहते हैं कि दूसरी बार जो है अब बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार बने ताकि गरीबों के घर काम हो। तो
तो इनका कहना है कि बदलाव यहाँ पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनावों में? मुद्दे तो वैसे है बीजेपी के ना, वो जयराम जी सरकार का है हमारा, तो यही है हमारे लिए, महिलाओं को भी और सबको यही सरकार है ठीक, हमारा भी यही है। इन्हें लगता है कि जो पिछली सरकार है उन्होंने अच्छे काम किए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि 2017 का जब चुनाव हुआ था इस हिमाचल प्रदेश में, तो जयराम ठाकुर से लोगों ने उम्मीद बांधी थी कि बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और इन चीज़ों पर, जैसे शिक्षा का जो है अच्छा स्तर उठेगा। लेकिन व्यवस्था जस की तस है। जैसे हिमाचल में बोलते हैं कि रिवाज है कि हर 5 साल के बाद जो है एक नई सरकार का गठन होता है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस ने जो अभी अपना जो 10 गारंटी योजना है इनकी, उसमें इन्होंने देखो आपको कि एक तो ओपीएस की बहाली कर रही है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों के लिए। दूसरा, महिलाओं को जो है प्रतिमाह जो है 1500 रुपये देने का वादा किया गया है, और 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो है रोज़गार मिलेगा। इससे तो ये लग रहा है कि, और 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री है। मुझे तो ये लग रहा है कि हिमाचल में जो रिवाज है कि चेंज होती है सरकारें, और लोग जो है विधायकों की कई कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं रहते हैं, सरकार के विधायकों से। जो हिमाचल प्रदेश का भी जो सिनेरियो भी जो बना हुआ है, भाजपा के काफ़ी बागी जो उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिली है। और मैं तो निश्चित तौर पर जो है ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में और जिला कुल्लू में है, मुझे तो चारों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जो है जाती दिख रही है। आपको क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे अहम रहेंगे या प्रदेश में जो भी सरकार ने अभी तक काम किया है वो मुद्दे अहम रहने वाले हैं? वो हमारा क्या जी, हमारा तो हमारे लिए तो ये सरकार ठीक है, बहुत ही अच्छी है। घर में बैठ के दे रहे पैसे भी हमारे को, तो और सरकार ने तो हमारे बारे में कोई गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारे लिए तो ये सरकार बीजेपी की बहुत ही अच्छी है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे जो है इस बार इलेक्शंस को लेकर युवाओं के यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इस बार क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इन चुनावों में? मुद्दे तो वही रहेंगे जो पहले रहते थे, जैसे कि शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, कुछ इस तरह के मुद्दे ही बताए जाएंगे। बस ऐसा ही लगता है मुझे। बाकी जो रोज़गार वगैरह, वो उन सब बातों के लेकर। रोजगार की यहाँ बात की गई है, क्या मुद्दे आपको लगता है? मुद्दे तो वही पुराने मुद्दे रहेंगे। देखिए, मैं तो पीढ़ी से हूँ, अभी तक हमारे गांव में ना रोड की व्यवस्था की गई है, वहाँ के पंचायत के रास्ते खंडर बन चुके हैं। अभी तक हर एक नेता आते वहाँ पे हाथ जोड़ के वोट दो, काम करेंगे, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। कहते कि विकास होगा, अभी तक विकास का कोई ध्यान नहीं। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो जो 5 साल पहले नज़र नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है, और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, और ऐसा ही नहीं, 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। वनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूँगा, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे।
हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ गरीबों तक, जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का काम किया। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना माध्यम से रही जो बची हुई बहनें थी उनको भी 3 लाख से ज्यादा को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। केंद्र ने आपदा के समय 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में देने का काम किया, मदद की। वहीं पर प्रदेश ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ओर से भी योगदान किया और अन्न देने का काम किया। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ BSF ਹੀਰੋ ਮੈਰਾਥਨ 2022 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਜਲੰਧਰ। ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ। केंद्रीय राज्य मंत्री डिफेंस और टूरिज्म अजय भट्ट आज सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने लई पहुंचे। सीएम मान ने पेंशन स्कीम तहत 9000 लाभपात्रियों की मृतक वजों हुई पछाण, वड्डे घोटाले का पर्दाफाश।